Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we will discuss about Asma Jilani case PLD 1972. So आज हम एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल केस को डिस्कस करने वाले हैं. So without wasting any time, let's get started the topic. फर्स्ट ऑफ ऑल इस केस के हवाले से हम इसके फैक्ट्स को स्टडी करेंगे, देन हम इसकी जजमेंट को डिस्कस करेंगे. फैक्ट्स की अगर हम बात करें तो फैक्ट्स में क्या था कि 2 रेड पिटीशन फाइल हुए अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1962, यानी कि आर्टिकल 98 जो कि 1962 कॉन्स्टिट्यूशन था उसके अकॉर्डिंग 2 ये पिटीशन फाइल हुए. अब किसने इनको फाइल किया हुआ था? इट वॉज फाइल्ड बाय आसमा जिलानी फॉर द रिलीज ऑफ हर फादर मलिक गुलाम जिलानी, and the other one was filed by Zarina Gohar for the release of her husband Altaf Gohar. अब इन दोनों को किसने डिटेन करवाया था? इसको डिटेन करवाया था उस टाइम जनरल यहिया खान ने अंडर मार्शल लॉ रेगुलेशन नंबर 78 ऑफ दी 1971. के बाद क्या हुआ? अगर हम बैक इन 1969 में जाए और देखें तो उस टाइम जनरल यहिया खान ने एक ऑर्डर इशू किया हुआ था that was regarding the jurisdiction of the court. वो ऑर्डर क्या था? वो ऑर्डर था रिमूवल ऑफ डाउट्स ऑर्डर 1969, जिसमें क्या था? जिसमें था कि कोर्ट के जो अथॉरिटीज़ थे, पावर्स थे, उनको रिड्यूस कर दिया था. यानी कि कोर्ट्स जो था अब वो इंटरफेरेंस नहीं कर सकता था किसी भी आर्मी, किसी भी मिलिट्री एक्शंस एंड अफेयर्स के हवाले से. यानी कि रिस्ट्रिक्शन बार लगा दी थी इस ऑर्डर के तहत तमाम कोर्ट्स पर कि वो किसी भी ऐसे केस को वो इंटरटेन नहीं कर सकते दैट वाज अगेंस्ट द मिलिट्री एक्शंस और मिलिट्री अफेयर्स. सो अब हम दोबारा आते हैं अपने फैक्ट्स पर. जो आसमा जिलानी थी उन्होंने जो रेड पिटीशन फाइल किया हुआ था वो पंजाब हाई कोर्ट में किया था, जबकि जरीना गौहर ने सिंध हाई कोर्ट में रेड पिटीशन फाइल किया हुआ था. सो एज यू पीपल नो के जो कोर्ट्स थे उनके पास ऑर्डर मौजूद थे. वो ऑर्डर क्या था? वो ऑर्डर था रिमूवल ऑफ डाउट्स 1969 का ऑर्डर. तो उस बेस पर कोर्ट्स क्या करते हैं? दोनों के जो रेड पिटीशंस थे वो डिसमिस कराते हैं. तो आसमा जिलानी क्या करती है? वो इस डिसीजन को चैलेंज कराती है सुप्रीम कोर्ट में कि भाई किस बेस पर इन्होंने ये डिसीजन दिया है. तो सुप्रीम कोर्ट जो होता है वो बहुत ज़्यादा डिसेंट जजमेंट देता है. वो देखता है कि आया जो स्टेट वर्सेस 200 केस की जो डिसीजन हुई थी, जो फैसला सुनाया गया था, वो करेक्ट था या नहीं. सो उसकी जो डिसीजन हुई थी दैट वाज बेस्ड ऑन दी कैल्सन थ्योरी. और उस कैल्सन थ्योरी में जो सुप्रीम कोर्ट है वो ये मेंटेन कराते हैं कि जो कैल्सन थ्योरी है दैट इज़ नॉट यूनिवर्सली एक्सेप्टेड थ्योरी, देयरफॉर द कोर्ट्स आर नॉट बाउंड टू एक्ट अकॉर्डिंगली. ठीक है. सो सुप्रीम कोर्ट क्या करता है? वो कैल्सन थ्योरी को रिजेक्ट कराता है. और ऐसे ही क्या होता है, जब कैल्सन थ्योरी रिजेक्ट हो जाती है तो 200 केस की जो प्रेसिडेंट थी वो भी रिजेक्ट हो जाती है. सो एज द प्रेसिडेंट ऑफ 200 केस वाज रिजेक्टेड, तो सुप्रीम कोर्ट ने जो आसमा जिलानी के फादर की डिटेंशन थी उसको भी इलीगल करार दिया. और साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा दैट द कॉन्स्टिट्यूशन प्रिवेल ओवर द मार्शल लॉ, यानी कि जो मार्शल लॉ थी उसको भी इलीगल करार दिया गया कि मार्शल लॉ पर कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो प्रिवेल कर रही है. इसके साथ साथ ही यहिया खान के जितने भी एक्शंस थे उनको इलीगल करार दिया और कहा कि आसमा जिलानी के जो फादर हैं उनको फ़ौरन रिलीज़ कर दिया जाए, रिहा कर दिया जाए. इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा दैट द सुपीरियर कोर्ट्स आर द जजेस ऑफ देयर ओन जुरिस्डिक्शन, कि सुपीरियर कोर्ट किसी भी थ्योरी को फॉलो नहीं करेंगी बिकॉज दे आर द जजेस ऑफ देयर ओन जुरिस्डिक्शन. सो अगर हम
आसमा जिलानी केस को कंक्लूड करें, सो वी कैन सिंपली से that the judgment of Asma Jilani case was announced after the end of Yahya Khan rule, and it initially led to the end of Bhutto's martial law, and it finally paved the way for restoration of democracy and adoption of the constitution of 1973. So this was all about the Asma Jilani case. Hope you guys will understand this, but if you have any question, do write your question in the comment section below, and if you like my video, do subscribe my channel and hit the bell icon. Thank you for watching my video. Allah Hafiz.